Welcome back to Learn with Imran Abbas. In today's video, we're going to break down global, intermarket, and local market analysis, how macro and country-level factors all come together. जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का हमारा जो टॉपिक है जो कि हम डिस्कस करेंगे वो है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होते हैं कि जो हमें ये पता चलता है कि कंट्री लेवल पे जो केपीआईज हैं, इंडिकेटर्स हैं, वो कौन कौन से होते हैं जो पूरी कंट्री की जो मार्केट्स होती हैं उसमें फ्लक्चुएशन लाते हैं। तो अगर हमें ये केपीआईज या ये जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, ये इंडिकेटर्स हैं, अगर हमें पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, मार्केट के अंदर जो एक वोलेटिलिटी होती है, उतार चढ़ाव होता है, उसको हम क्या कर सकते हैं कि चेक कर सकते हैं, उसको एस्टिमेट कर सकते हैं, उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें इन चीज़ों का पता चलता है। तो वो कौन से होते हैं? नॉर्मली ये कहते हैं जी वो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन होते क्या है, वो उसका इम्पैक्ट मार्केट पे क्या पड़ता है, उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल मार्केट्स पे क्या होता है, स्पेशली स्टॉक्स हो गए, आपके फॉरेक्स हो गया, कमोडिटीज हो गई, कमोडिटीज के अंदर गोल्ड, सिल्वर, प्लाटिनियम हो गया। मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं कि जो कि एक कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी इकोनॉमी के फ्लक्चुएशंस के अंदर। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं कि उसको डिस्कस करते हैं इन डिटेल और देखते हैं कि वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है। इसका अंडरस्टैंड करना, इसका आपको समझना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये देखें, जब आप इनको अंडरस्टैंड करेंगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि किस तरह जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो राइट टाइम इन्वेस्टमेंट का कौन सा होता है। ठीक है। तो उसमें हम किस तरह आगे बढ़ते हैं, उसमें किस तरह हम राइट टाइम होता है। सम टाइम लोग कहते हैं कि जब हमने इन्वेस्टमेंट की लेकिन मार्केट का टाइम ठीक नहीं था, मतलब वो सिचुएशन ठीक नहीं थी, कि हमने गलत टाइम पे कर दिया, हमारा सारा पैसा डूब गया। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको मार्केट नॉलेज भी होना चाहिए। वहाँ वो देखते हैं और डिस्कस करते हैं उस हवाले से। तो ये आपके सामने कुछ मार्केट के फैक्टर्स हैं जो आ गए। ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे और एनालाइज करते हुए हम एक एक फैक्टर के ऊपर चलेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो जनाब, सबसे पहले आ गया, यहाँ पे हम देखते हैं, ये आ रहा है मोस्ट क्रिटिकल इंडिकेटर्स। दीज आर द मोस्ट क्रिटिकल इंडिकेटर दैट ड्राइव ऑल फाइनेंशियल मार्केट्स। उसमें क्या हो सकता है, उसमें आपको फॉरेक्स है, स्टॉक्स, फॉरेक्स और कमोडिटीज और बॉन्ड्स हो गए। ठीक है। अच्छा, ग्रोथ इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? जो इकोनॉमी को चलाते हैं, जो इकोनॉमी की बैकबोन होते हैं, जो इकोनॉमी की स्ट्रेंथ होते हैं। ठीक है। तो उसमें आप ये देखें कि आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया जी ग्रोथ फैक्टर के अंदर जीडीपी। पहला तो होता है आपका जीडीपी ग्रोथ रेट होता है। ठीक है। दूसरा होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होती है, रिटेल सेल होती है, पीएमआई जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। ठीक है। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ठीक है। उसके अंदर क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और सर्विसेज पीएमआई। ठीक है। वो दोनों ही आ जाते हैं, ये कितनी सर्विसेज पूरे टाइम पीरियड के अंदर परचेज हुई। वाई इट मैटर्स, ये क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ से क्या होता है कि एक जो अच्छी मार्केट जा रही होती है वो बुलिश फॉर इक्विटीज एंड कमोडिटीज। ठीक है। वीक ग्रोथ से क्या होता है, डिफेंसिव एसेट्स, गोल्ड और बॉन्ड्स। ये आपको पता है कि जो गोल्ड है वो सेफ हेवन भी है। तो मतलब मार्केट की ग्रोथ इतनी ज़्यादा अच्छी ना हो तो आप पैसा जो है ना वो इक्विटी से निकाल के तो आप क्या करते हैं कि गोल्ड में डालते हैं। वैसे तो कमोडिटीज भी डेफिनेटली, जब आप मार्केट अच्छी जा रही हो तो आप क्या करते हैं कि आप उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। किसमें? यानी कमोडिटीज के अंदर, स्टॉक्स के अंदर। सही है। और वीक ग्रोथ हो तो डिफेंसिव एसेट्स जिसमें आपको प्रोटेक्शन मिल सके। तो हमने ये भी देखा, ग्रोथ इंडिकेटर हमारा पहला पॉइंट था। ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया, ग्रोथ इंडिकेटर आ गया। नेक्स्ट आ जाती है बात इन्फ्लेशन इंडिकेटर्स। अब आप ये देखें कि जब भी आप इन चीज़ों को कंसिडर करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि राइट टाइम कौन सा होता है इन्वेस्टमेंट करने का। ठीक है। तो इन्फ्लेशन इंडिकेटर में क्या आता है, प्राइस प्रेशर आता है। ठीक है। सीपीआई क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो भी आजकल रेट चल रहा होता है चीज़ों का वो कैलकुलेट होता है ऑन एवरेज सब चीज़ों के ऊपर।
पीपीआई क्या है? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जो कि चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारे लिए वो कंज्यूमर होगा, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके लिए पीपीआई होगा। कोर इन्फ्लेशन, इसका इम्पैक्ट क्या होता है? हाई इन्फ्लेशन लीड्स करती, अच्छा, हाई इन्फ्लेशन, हाई इंटरेस्ट रेट हाइक्स और बेरिश फॉर द स्टॉक्स, ठीक है, वो स्टॉक्स के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि उनकी वैल्यू कम हो जाती है, तो वो ठीक नहीं है। मॉडरेट इन्फ्लेशन क्या होती है? वो हेल्दी फॉर द इकोनॉमी होती है, ठीक है। तो ये इसका इम्पैक्ट आता है। तो अभी हमने देखा कि इन्फ्लेशन के इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं जिससे इन्फ्लेशन बढ़ती है: सीपीआई, पीपीआई, कोर इन्फ्लेशन। उसका इम्पैक्ट क्या होता है? हाई इन्फ्लेशन से इंटरेस्ट रेट क्या होता है, वो बढ़ता है, और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो फिर बोरिंग कम हो जाएगी, मार्केट के अंदर ग्रोथ नहीं होगी। और मॉडरेट इन्फ्लेशन क्या है? वो हेल्दी फॉर द इकोनॉमी है। अगर हम देखें इसमें इंटरेस्ट रेट्स और मॉनेटरी पॉलिसी देखें, ठीक है। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो सेंट्रल बैंक से रिलेट करती है, जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो गवर्नमेंट से रिलेट करती है, ठीक है। तो उसी हिसाब से फिर हम इसको भी फर्दर डिस्कस करेंगे। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? इंटरेस्ट रेट्स एंड मॉनेटरी पॉलिसी, सही है। तो आपके पास क्या आ गया? आप देखें कि सेंट्रल बैंक जो रेट होता है फेड का या ईसीबी का, सही है। तो जब ये फ्लक्चुएट करता है तो इससे मार्केट के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट आता है। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, क्वांटिटेटिव ईजिंग एंड टाइटनिंग। अब फर्ज किया इंटरेस्ट रेट अगर आप बढ़ा दें तो बोरोइंग क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। और अगर इंटरेस्ट रेट कम कर दें तो बोरिंग बढ़ जाएगी। अगर वो बोरिंग बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली उसकी इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, और प्लस क्या है कि लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा हो आ जाएगा और फिर वो ज़्यादा डिमांड करेंगे चीज़ की। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? इंटरलिंक होती हैं, ठीक है जी। तो अभी तक हमने डिस्कस किया जीडीपी ग्रोथ रेट, यानी कि वो ग्रोथ रेट इंडिकेटर्स डिस्कस किए, इन्फ्लेशन किया, इंटरेस्ट रेट और मॉनेटरी पॉलिसी की। इसका इम्पैक्ट क्या होता है इंटरेस्ट रेट का? कि आप ये देखें कि अगर फर्ज किया, अब इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो स्टॉक्स की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि वो स्टॉक्स के लिए ठीक नहीं है। और करेंसी की जो फॉरेक्स का टाइम है वो बढ़ जाएगा। तो इट मींस यहाँ पे देखें कि ये क्या है, ये इंटरेस्ट रेट और यू करेंसी, ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सही है। और लाइक वाइज अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो करेंसी की वैल्यू भी कम हो जाएगी, उसमें इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन स्टॉक्स क्या है? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से ये आपको क्लियर हो गया कि जी स्टॉक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेकिन करेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? इंटरेस्ट रेट का और मॉनेटरी पॉलिसी का। जाहिर बात है कि मॉनेटरी पॉलिसी ही है जो कि इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल कर रही थी और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर रही थी। और मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करने वाले कौन होते हैं? सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है अगला इंडिकेटर हमारा एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर। आपको पता ही है कि एनएफपी का डाटा आता है, तो एनएफपी नॉन फॉर्म पेरोल्स, सही है। तो आपके सामने आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ गया और वेज ग्रोथ आ गया। ये जो तीन फैक्टर होते हैं ये एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर को शो करते हैं, और ये जो रिपोर्ट आती है तो वहां से आपको पता चलता है कि ये पॉजिटिव है, हॉकिश है या डोविश है। तो वो मैंने आपको पहले बोल दिया था। इम्पैक्ट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग जॉब का मतलब है इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, और टू स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेशन रिस्क, और क्या होता है? रेट्स हाइक्स हो जाते हैं। तो वो उसी के ऊपर बेस कर रहा होता है कि टू स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेशन रिस्क और रेट्स हाइक्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाती है लिक्विडिटी एंड मनी सप्लाई आ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं इसको, इसको ये देखते हैं जनाब। यहाँ पे आपके पास आ गया लिक्विडिटी एंड मनी सप्लाई। अब लिक्विडिटी एंड मनी सप्लाई से क्या मुराद है कि जब इंटरेस्ट रेट कम होगा, ठीक है, तो लोगों के पास बोरिंग पावर आ जाएगी। बोरिंग पावर जब आएगी तो पैसा बहुत ज़्यादा होगा, और पैसे बहुत ज़्यादा से मुराद ये कि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होगी मार्केट के अंदर, ठीक है, एंड मनी सप्लाई जो भी है। तो अब आप क्या करेंगे कि अगर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी। तो उसी कंटेक्स के अंदर आता है लिक्विडिटी एंड मनी सप्लाई। उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? इंडिकेटर है ये, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? तो एम टू मनी सप्लाई, ठीक है, क्रेडिट ग्रोथ डेफिनेटली बढ़ जाएगी, और बैंक लेंडिंग जैसे मैंने आपको कहा कि वो बढ़ जाएगी। मोर लिक्विडिटी आ जाएगी, मार्केट रैली, मार्केट यूं जा रही होगी, सही है। टाइट लिक्विडिटी से क्या होता है? क्रैशेस और करेक्शन आते हैं, तो डेफिनेटली मार्केट डाउन जाएगी। टाइट लिक्विडिटी होगी, लिक्विडिटी कम होगी, इसका मतलब ये है कि लोगों, लिक्विडिटी से मुराद क्या है? बाइंग एंड सेलिंग, वो क्या होगी? कम होगी।
अगर लिक्विडिटी हाई है तो बाइंग एंड सेलिंग जो भी है मार्केट की, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। होपफुली ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है जी मार्केट स्पेसिफिक मैक्रो इंडिकेटर। अब हम करते हैं, पहले एक ही मार्केट की बात कर रहे थे, अब हम इंटर मार्केट एनालिसिस की बात करते हैं कि अगर फर्ज किया आप यूएस के अंदर हैं, कनाडा में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, सिंगापुर में करना चाह रहे हैं, यूई में करना चाह रहे हैं, जीसीसी के कंट्री दूसरी कंट्री में करना चाह रहे हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज वेयर द प्रोफेशनल कनेक्ट्स डिफरेंट मार्केट्स टुगेदर। वो डिफरेंट मार्केट्स को कैसे आप इन्वेस्टमेंट उसके अंदर करते हैं, और आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब भी आप एक मार्केट से दूसरी मार्केट में इन्वेस्ट करें तो आपको पता होना चाहिए कि भाई उसमें क्या कहते हैं, किस तरह आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मार्केट, एक मार्केट दूसरे, उसके आपको इंडिकेटर्स पता हो, केपीआई पता हो, और उसकी सेंसिटिविटी, उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है, और भी मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो बेस बनते हैं किसी भी मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट को एवेल्युएट करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट क्या है ये? बॉन्ड मार्केट आपके पास एक लीडिंग इंडिकेटर है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आपके पास आ गया बॉन्ड मार्केट लीडिंग इंडिकेटर है। अब बॉन्ड एक सपोर्ट करता है, गवर्नमेंट की बैकिंग होती है कि अगर फर्ज किया आपकी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ली हुई है, तो आपका पैसा नहीं डूबेगा। 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड, ठीक है, यील्ड कर आप देखते हैं कि 2 ईयर को 10 ईयर से कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट आती है बात, आपके की सिग्नल्स क्या होते हैं। इन्वर्टेड यील्ड यील्ड कर और रिसेशन वार्निंग दे रहा होता है कि यूं जाता है और फिर यूं आ रहा होता है, तो फिर आपको भी पता चलता है कि अब रिसेशन आने वाला है, जैसे 2007 के अंदर आया था। ठीक है, 2008 2009। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, राइजिंग यील्ड। अगर यील्ड बढ़ रही हो, यानी इंटरेस्टेड यील्ड का मतलब है जो बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा, अगर वो बढ़ रही हो तो इट मीन्स कि वो क्या आता है, प्रेशर ऑन इक्विटीज आता है। तो जाहिर बात है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, आपको पता ही है कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टॉक्स के। तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाती है बात आपकी करेंसी मार्केट्स के अंदर आती है बात। ठीक है, करेंसी मार्केट्स के अंदर अगर आप देखें इसको, तो आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है कि जी अगर करेंसी मार्केट्स, फॉरेक्स स्ट्रेंथ इसकी कैसे आती है, ये मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा क्लियर है कि इंटरेस्ट रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करेंसी मार्केट्स के। ठीक है, और करेंसी मार्केट्स जो लिंक है वो यूएस डॉलर के साथ है। अगर यूएस डॉलर फर्ज किया बढ़ेगा तो करेंसी मार्केट डाउन होगी, यानी फॉरेक्स मार्केट। ठीक है, और फॉरेक्स मार्केट और जो गोल्ड है, ठीक है, ये आपस में सेम है, लेकिन लिंक्ड है यूएस डॉलर के साथ, तो यूएस डॉलर के साथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आइए देखते हैं इसको। यहाँ पे आ जाता है जी यूएसडी इंडेक्स, वही डॉलर आ गया। ठीक है, तो मेजर करेंसी पेयर्स हैं। अब इम्पैक्ट क्या होता है स्ट्रॉन्ग यूएसडी से, क्या होता है कि आपको वैसे बोला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कमोडिटीज नीचे जाएंगी, इमर्जिंग मार्केट्स भी डाउन जाएंगी। वीक यूएसडी से क्या होता है, गोल्ड भी ऊपर जाता है और इक्विटीज भी ऊपर जाते हैं, और डेफिनेटली करेंसीज भी ऊपर जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाती है कमोडिटीज में क्या हम यानी कंसिडर करते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या आता है इन्फ्लेशन ग्रोथ सिग्नल के ऊपर। आप देखें कि पिछले दिनों क्या हुआ था, जैसे हमने डिस्कस भी किया था, आपके पास एक क्या आ गया, आपके पास ऑयल प्राइसेस आई। ठीक है, ब्रेंट हेड और WTI है। ठीक है, ऑयल प्राइसेस। अच्छा, ये कमोडिटीज यानी कि क्या है, गोल्ड ये कमोडिटीज है, कॉपर एक कमोडिटी है। ठीक है, इकोनॉमिक हेल्थ। इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, ऑयल की प्राइसेस जो को रिलेट कर रही होती है इन्फ्लेशन के साथ। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो ऑयल की प्राइस भी बढ़ जाएगी। कॉपर क्या होता है कि ये शो करता है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को शो करता है। ठीक है, तो इसके इम्पैक्ट हमें देखने होंगे कि मार्केट के ऊपर इसके इम्पैक्ट क्या आते हैं। इक्विटी मार्केट इंटरनल्स क्या होते हैं। अब आप ये देखें कि मार्केट ब्रेथ सही है, क्या होता है कि जी कितना उसके अंदर वॉल्यूम है मार्केट। ठीक है, कितने लोग हैं जो बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, तो वो उसकी मार्केट ब्रेथ को शो करता है। अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि जब आप देखते हैं सारा कुछ, तो आप क्या करते हैं, सेक्टर रोटेशन कर लेते हैं। आपने इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में की हुई है, आप हो सकता है कि यूटिलिटी में चले जाएं, यूटिलिटी में की हुई F&B में चले जाएं, F&B में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है कंस्ट्रक्शन में चले, कंस्ट्रक्शन में की हुई रियल एस्टेट में चले जाएं।
तो ये आपके पास क्या आ जाता है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स आ जाता है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है बात, अब वॉलेटिलिटी इंडेक्स क्या है, ये मार्केट की फ्लक्चुएशन को शो करता है, ये इसका यानी कि जाहिर करता है। अब यहाँ पे आपके पास क्या आता है, हाई वॉलेटिलिटी का मतलब है मार्केट में बहुत ज़्यादा फेयर है, लोगों की क्या हो रही है, सेलिंग ज़्यादा हो रही है या बाइंग सेलिंग। ठीक है। सेक्टर शिफ्ट, अर्ली साइकिल चेंज, बेहतर है कि सेक्टर आप क्या कर लें, आप चेंज कर लें, जैसे आपको पता चले कि जी वार्निंग साइन आने वाले हैं तो आप सेक्टर रोटेशन कर लें। नेक्स्ट आ जाती है बात लोकल मार्केट एनालिसिस, ये कंट्री लेवल पे आ गए। पहले हमने इंटर मार्केट एनालिसिस किया कि जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री, अब क्या है सेम कंट्री के अंदर। ठीक है। अगर किसी भी आप कंट्री को करेंगे, हम कर लेते हैं कि अगर हम 3 मार्केट कंसिडर करें, तो यहाँ पे यूएई, पाकिस्तान और यूएस आ गया। ठीक है। तो कंट्री की, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ चेक करने के लिए हमें 4 वो कौन से इंडिकेटर होते हैं जो कि हमें चेक करने होते हैं, और वहां से पता चल जाता है कि कंट्री के ग्रोथ लेवल क्या है। सही है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप पूरे उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करनी या नहीं करनी। जीडीपी ग्रोथ है, इन्फ्लेशन रेट है उसका, फिस्कल डेफिसिट है जो कि गवर्नमेंट लेवल पे होता है। अच्छा जी, गवर्नमेंट एक्ट है। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है बात सेंट्रल बैंक पॉलिसी, सेंट्रल बैंक की पॉलिसी क्या है, किसके हवाले से, इंटरेस्ट रेट के हवाले से। ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज, जैसे वो फेड की रिपोर्ट आती है, हॉकिश और डोविश की। करेंसी स्टेबिलिटी क्या है, एफएक्स रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितने हैं उनके पास, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाती है बात आपके सामने कि ट्रेड एंड एक्सटर्नल पोजीशन, इट मींस कि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट दूसरे यानी कंट्रीज के साथ क्या है। और आप ये देखें कि यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे आपके पास आ रहा है जनाब करंट अकाउंट बैलेंस। ये जाहिर बात है कि आपका ये शो करता है करंट अकाउंट बैलेंस कि आपकी लेंडिंग और बोरिंग क्या है। ट्रेड बैलेंस आपका शो करता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है जी। ये आपने देखना है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेंड्स क्या हैं। सही है। तो अब ये देखें कि जब आपके पास सरप्लस होता है, और वो जो आपका सरप्लस है वो करंट अकाउंट के अंदर आप देखते हैं, तो उसका मतलब है स्ट्रॉन्ग करेंसी है। ठीक है। कि भाई बहुत ज्यादा आपकी एक्सपोर्ट हो रही है और इंपोर्ट कम है। डेफिसिट है तो करेंसी के ऊपर प्रेशर आता है, इट मींस कि इंपोर्ट ज्यादा है आपकी, और इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो डेफिनेटली वो डेफिसिट होगा और उसके ऊपर करेंसी का प्रेशर आएगा। करेंसी प्रेशर से मुराद ये है कि करेंसी एप्रिशिएट होती है, ये डेप्रिशिएट होती है। तो करेंसी के ऊपर प्रेशर है तो करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, और अगर स्ट्रॉन्ग करेंसी है तो करेंसी एप्रिशिएट हो रही है। तो ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है जब भी आपने कंट्री लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है बात, यहाँ पे हम देखते हैं पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी फैक्टर्स। तो कंट्री के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर उसकी स्टेबिलिटी देखनी है, उसकी पॉलिसीज देखनी है, टैक्सेशन पॉलिसीज क्या है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल्स क्या हैं। आप आते हैं एज ए फॉरेनर, पैसा लगाते हैं, किस तरह लेके वापस जा सकते हैं, कितना टैक्स लगेगा, क्या आपको उसका नेट इनटेक क्या मिलेगी आपको, ये सब चीज़ें होती हैं। ग्लोबल जियोग्राफिकल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, जाहिर बात है कि अब हम बात करते हैं एक नेक्स्ट लेवल की। तो पहले हमने क्या किया कि हमने इंटर मार्केट एनालिसिस किया जिसके अंदर लोकल मार्केट में आए, अब हम जा रहे हैं कि अगर हम बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाहें जोग्राफिकली ग्लोबल लेवल पे तो फिर क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसको ब्रेक कर दिया। यहाँ पे देखें कि हमने जब उसको ब्रेक किया तो हमारे सामने क्या आ गया, हमारे सामने आ गया जनाब, जब हम ब्रेक करेंगे इसको तो दिस इज हाउ द बिग इन्वेस्टर एलोकेट द कैपिटल अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है। अच्छा, उसमें 2 मार्केट होती हैं, एक डेवलप होती है, एक इमर्जिंग मार्केट होती है। ठीक है। या इमर्जिंग मार्केट कहें। सही है। अब यूएस यूरोप क्या है, स्टेबल बट स्लोअर ग्रोथ। ठीक है। इमर्जिंग मार्केट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, यूएई, इंडिया, पाकिस्तान, हायर ग्रोथ और हायर रिस्क है। ठीक है जी, हायर ग्रोथ और हायर रिस्क है। सही है। कैपिटल फ्लोज के अंदर अगर हम आते हैं तो कैपिटल फ्लोज में क्या है, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक कंट्री का एफडीआई क्या है वहां से आपको पता चलता है उसमें किस किस लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। ठीक है, ये आप देखते हैं। अच्छा, मनी फ्लो जो है ना वो मार्केट डायरेक्शन बताता है। अगर मनी फ्लो आ रहा है बहुत ज़्यादा पैसा तो इसका मतलब ये है कि वो बताता है कि मार्केट ऊपर जा रही है और ये अच्छा है। अगर पैसा जा रहा है तो फिर डेफिनेटली मार्केट डाउन है।
जियो पॉलिटिक्स भी जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए या इन्वेस्टमेंट जाने के लिए। तो उसमें सबसे पहले क्या आ जाता है, उसमें आ जाता है उसमें वॉर आ जाता है, उसमें ट्रेड एग्रीमेंट आ जाते हैं, उसमें सैंक्शंस आ जाती हैं जियो पॉलिटिक्स के अंदर। अब आप ये देखें कि आपका जो है ना, जो करंटली स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर ऑयल रीजन कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई जो कि कहाँ तक गई थी, एक वन $19 तक गई थी आपकी प्राइसेस। अब खैर कम आ गई, 72 72 और 73 पे रेट चल रहा है आपका पर बैरल। इन्फ्लेशन हाई हो जाती है ग्लोबली, सही है, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट आता है। आपने देखा भी है कि बहुत ज़्यादा यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ी तो महंगाई बहुत ज़्यादा आई, चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगा होना स्टार्ट हो गई। तो ये है ग्लोबल रिस्क सेंटीमेंट क्या होते हैं। अगर आप रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ की बात करें, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे। रिस्क ऑन क्या है, स्टॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्रिप्टो के अंदर, और क्या कहते हैं इमर्जिंग मार्केट, ठीक है। रिस्क ऑफ क्या है, आप क्या कहते हैं गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दें, यूएसडी की इन्वेस्टमेंट कर दें, ठीक है, बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दें, और वैसे भी इसको। That wraps up part 1. We've covered macro indicators, bond and currency markets, and how local country factors shape investment decisions. In part 2, we'll like, subscribe, and stay tuned.